पेट्रोलियम की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं और कीमतें बढ़ रही हों आलमी मंडी में या कम हो रही हों, मगर हमेशा एक बात आती है कि आम आदमी को कभी रिलीफ नहीं मिलता। डॉक्टर साहब, एक तो हम ये बात कर चुके हैं कि आलमी मंडी में जो भी कीमत हो उसकी, लेकिन जो पेट्रोलियम कीमतों के अलावा जो भरमार है टैक्सों की, ज़रा उसके बारे में बताएं। देखिए, एक तो जवाज़ बनता है इस वक्त पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का मुल्क के अंदर, बिकॉज जनवरी 2016 में अगर आप आलमी मंडियों में कीमत देखें तो $26 का बैरल चल रहा था और पिछले कोई 13-14 महीनों में शायद ये वो 26 से बढ़ के 52 से क्रॉस कर गया, 50 से तो डेफिनेटली क्रॉस कर गया, यानी कि तकरीबन डबल हो गया है पिछले एक साल में। तो ये कीमतें किसी न किसी सूरत में तो पाकिस्तानियों को पे करनी पड़ेंगी। दूसरी बात यह है कि पेट्रोल की कीमत हो या आपकी डीजल की कीमत हो, ये किसी भी मईशत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन सब्जियां जो हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन होनी है, सब्जी की जो आप इस वक्त कीमत दे रही हैं उसकी 15, 20 या 25% कीमत वो है जो पेट्रोल की वजह से उसकी बढ़ी है या उसकी कीमत कम हुई है। PMLN ने जब हुकूमत संभाली 2013 में तो बहुत ही खुशकिस्मत रही कि बहुत तेजी से तेल की कीमतें आलमी मंडियों में गिर रही थी और हुकूमत जो है PMLN की हुकूमत वो 7 से 8 अरब डॉलर सालाना उसको बचता रहा, बिकॉज वो तेल की कीमतें गिर रही थी और वो पूरी जो कीमतें थी वो उसने सार्फिन को पूरा फायदा नहीं पहुंचाया। 7-8 बिलियन डॉलर का उनको फायदा होता रहा। अब बड़ी तेजी से कीमतें चढ़ना शुरू हो गई हैं। डीजल में अगर आप आज देखें तो जो डीजल की कीमत आप पंप पे दे रही हैं 77 रुपए 22 पैसे, उसमें जो एक्चुअल डीजल की कीमत है वो 32 रुपए है, मतलब 50% से जायद। बाकी सब टैक्सेस हैं। अगर आज हुकूमत टैक्सेस खत्म कर देती है तो वो 77 रुपए से 32 रुपए में आपको डीजल मिलने लगेगा। तो ये टैक्सेस की भरमार जो हमारे पेट्रोलियम टैक्सेस की पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर है, इसकी एक वजह तो ये है कि FBR जो है वो टैक्स कलेक्शन करने में फेल हो रहा है। ठीक है, ये फेलियर FBR का जो बेचारे तो ये फिर बाकी लोगों के ऊपर पड़ जाता है। मेहताब हैदर साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मेहताब साहब, अभी तो चले प्राइस बढ़ी हुई है, जब प्राइस कम थी आलमी मंडी में तेल की तब आवाम को कौन सा रिलीफ दिया गया? 2013 में तो यही हमारे हुक्मरान थे जिन्होंने बड़े दावे किए थे आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। कितनी महंगाई की चक्की में पिसे हुए आवाम इस वक्त? मैं ये समझता हूँ जी कि आप ये देखेंगे जब पेट्रोलियम की प्राइसेस बिल्कुल क्रैश कर गई उस टाइम हुकूमत ने ये कहा जी कि चूंकि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस कम हो गई हैं तो उन्होंने एक कुशन क्रिएट करने के लिए टैक्सेस जो है वो बढ़ा दिए थे। 45-46% तक GST का 50% तक रेट ले गए थे। अब जो है इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप ये देखें कि जो GST है उसका जो डीजल के ऊपर जो रेट है वो अगर 30% आप वसूल कर रहे हैं तो और बाकी टैक्सेस इसके अलावा हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप जो पेट्रोलियम की मसनूआत हैं वो जो कि टैक्स मशीनरी जो है वो आपकी नाकाम है, तो उसके लिए आपने आसान तरीका ये ढूंढ लिया है कि आप हर वो तरीका, मसलन आप ये देखें कि आप पेट्रोलियम मसनूआत के लिए टैक्सेस वसूल करते हैं, क्योंकि पहले 8 माह में जुलाई से फरवरी के दौरान आपका जो शॉर्टफॉल है वो तकरीबन 160 अरब रुपए का है। तो वो बेहतरीन तरीका उन्होंने ये ढूंढ लिया। और इसके अलावा क्या है जी, विदहोल्डिंग टैक्सेस है, क्योंकि विदहोल्डिंग टैक्सेस की कलेक्शन जो है वो ज्यादातर ऑटो मोड के ऊपर होती है। खुद ब खुद, मैं नहीं कहता बिल्कुल ही खुद ब खुद आ जाते हैं, लेकिन वो जो बाकी टैक्सेस की बनिस्बत आसान वसूली है। तो ये मैं समझता हूँ कि FBR की जो टैक्सेस में यानी डायरेक्ट टैक्सेस की जो वसूली है उसमें नाकामी की वजह से वो आसान तरीके ढूंढते हैं टैक्स वसूली के लिए। अच्छा मेहताब साहब, एक बात बताइए कि हुकूमत अपने दिफा में ये कहती है कि इस वक्त आप पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत इस खित्ते में कंपेयर कर लें, इंडिया से कर लें, बाकी हमारे हमसाया ममालिक से कर लें, तो पाकिस्तान सबसे सस्ता है, ये उनका ये कहना है। मैं समझता हूँ जी कि ये क्वेश्चन जो है वो उन्होंने जब पेट्रोलियम की कीमतें बिल्कुल कम हुई थी तो उन्होंने एक क्वेश्चन क्रिएट कर लिया था अपने लिए कि जब उन्होंने GST जो है वो बड़ा ज्यादा बढ़ा दिया। अब उस क्वेश्चन को आहिस्ता आहिस्ता वो कम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी आप ये देखें कि कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि आप डीजल पे 30% जो है GST का रेट आपने जो कल नोटिफाई किया है वो पहले 28 था, इसको 30 कर दिया आपने। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप बाकी कंपैरिजन करना चाहते हैं तो वो ठीक है बाकी, लेकिन उनका आप पर कैपिटा इनकम भी तो देखें ना। पाकिस्तान के मुकाबले में अगर आप इंडिया की पर कैपिटा इनकम देखें और अपनी पर कैपिटा इनकम देखें और बाकी जिन ममालिक का आप हवाले देते हैं तो पर कैपिटा इनकम उन लोगों की आप ये भी देखें ना कि उनकी पेइंग कैपेसिटी कितनी ज्यादा है।
पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आप इनोवेटिव चीजों पे नहीं जाते। जब पेट्रोल की प्राइसेस बिल्कुल कम हो गई थी, आपको चाहिए था कि आप हेजिंग करते उसकी प्राइसेस की, ताकि आज आपको फायदा होता। लेकिन आपने चूंकि डिसीजन नहीं लेने, और मुश्किल डिसीजन लेने जो है वो मुश्किल है आपके लिए, तो इस वजह से आप अच्छा, मुझे तो नहीं याद पड़ता ये जो हमारी नवाज हुकूमत है, इन्होंने 3 साल, जो उनका टेन्योर 3.5 साल का हो रहा है, तो ये बल्कि 4 साल ही होने वाले अब तो इन्होंने कभी कोई टैक्स वापस लिया हो? हमेशा हमने देखा है कि ये जो एडिशनल एक्साइज ड्यूटी होती है या वैल्यू एडिड टैक्स होता है, ये हमेशा बढ़ाया ही गया है। प्रॉब्लम ये है कि जब तक आप टैक्स की बेस को नहीं बढ़ाएंगे और मजीद लोगों को टैक्स नेट के अंदर लेकर नहीं आएंगे, तो सबसे आसान तरीका यही होगा कि एक तो ऐसी सेक्टर्स पे टैक्स को बढ़ाते जाए जहां से वसूली आसान हो, और उसमें सबसे आसान पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं आपकी, और दूसरा ये है कि डायरेक्ट टैक्सेस भी और बाकी भी ड्यूटीज उन जगहों पे बढ़ाई जाती हैं जहां पे वसूली आसान हो, विदहोल्डिंग टैक्सेस। अच्छा मेहताब साहब, हुकूमत का नुक्ता नजर देख लें। उन्होंने बजट अनाउंस किया पिछले साल, बजट में एक खास शरह पे वो इखराजात कर रहे हैं जो उनके होने हैं। अब एफबीआर वाले टैक्स कलेक्ट नहीं कर पा रहे या पाकिस्तानी टैक्स पेयर देते नहीं है। आपने बताया कि 160 अरब रुपए की शॉर्टेज है, शॉर्टफॉल है। अब वो कहां से, हुकूमत कहां से पूरा करे? उसके तो इखराजात फिक्स्ड हैं। ये मैं समझता हूँ जी हुकूमत की पॉलिटिकल विल पे डिपेंड करता है। अगर आपने टैक्स नेट को ब्रॉडन न किया तो फिर तो इस मुल्क का कोई हल नहीं है। आप ये देखें कि आपने एनएफसी किया, एनएफसी में रिसोर्सेज आपने जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रोविंसेस की तरफ डाइवर्ट कर दिए, जो मैं समझता हूँ 80th अमेंडमेंट के बाद ठीक थे, जरूरी थे। लेकिन उसमें यह भी था कि आप अपनी टैक्स नेट को बढ़ाकर, अपनी टैक्स को ब्रॉडन करके टैक्स नेट को 15% ऑफ जीडीपी पे ले जाएंगे, जो कि आप नहीं कर सके। और बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है। अगर एफबीआर आज फेल हो रहा है तो ये किस पे जिम्मेदारी हम आयद करें? एफबीआर को मैं समझता हूँ कि आपने ऑटो पे लगाया हुआ है। आप जो डिजायर्ड रिफॉर्म्स है आप क्यों नहीं करते? आप मेरिट पे लोगों को लगाएं, उसको ऑटोनॉमी दें, और उसके बाद जो परफॉर्म नहीं कर सकता उसको उसकी अच्छा, आपकी माहिराना सिफारिशात क्या होंगी? देखिए ये तो हमें पता है कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो मुल्क में बेतहाशा है, डायरेक्ट टैक्स जो है वो एफबीआर कलेक्ट नहीं कर पाती, फिर सारा बोझ आ बैठता है वो पेट्रोलियम मसनूआत पे, क्योंकि आपने कहा सबसे आसान तरीन तरीका ये है। हम किस तरह मूव हों कि डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाएं और इनडायरेक्ट टैक्सेस कम किए जाएं? सबसे पहले तो एफबीआर में मेजर किस्म की रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। जब तक आप मेजर रिफॉर्म्स नहीं करेंगे एफबीआर के अंदर, लोगों के अंदर ये ट्रस्ट डेवलप नहीं होता कि हम जो पैसे दे रहे हैं उनकी सही तरह से उसको यूटिलाइज किया जा रहा है। एक तो मेजर रिफॉर्म्स की जरूरत है एफबीआर के अंदर। राइट मैन फॉर द राइट जॉब, ये जब तक अप्लाई नहीं करेंगे तब तक चीजें ठीक नहीं होंगी। दूसरा ये है कि आप इनडायरेक्ट टैक्सेस पे अपनी कम करें, विदहोल्डिंग टैक्सेस को खत्म करें, और विदहोल्डिंग टैक्सेस के बजाय डायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ जाएं। आप जिसकी जितनी इनकम है उस हिसाब से वो अपनी रेशो के हिसाब से, आमदनी के हिसाब से। बड़ा मुश्किल काम है मेहताब साहब, आप बड़ी मुश्किल सिफारिशात दे रहे हैं हुकूमत को। चले, अगर मुश्किल सिफारिशात भी होती, मेहताब हैदर साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगर मुश्किल सूरत हाल भी हो, आवाम पर टैक्स भी डाला जा रहा हो, उसका कोई फ़ायदा तो नज़र आए, कोई हमारी जो कौमी ख़जाने पर बोझ है कम अज़ कम वो तो हमारा कम हो। बहरहाल ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे ईसीओ के हवाले से, और ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान जो है आलमी सतह पर अपने किरदार को दोबारा मुस्तनद करे, इक़्तिसादी खुशहाली बढ़ेगी, ये जो समिट हुआ है ये बहुत अहमियत का हामिल है। बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, बात करें इक़्तिसादी ताउन तंजीम जिसका 13वां सरबराही इजलास हो रहा है, और ये जो है साक समिट जो कि नहीं हो सका था, उसके बाद इस इजलास का इनेकाद जो है एक बड़ी सिफारती कामयाबी है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे बता दीजिएगा, ये जो 1985 से ईसीओ है, इसका एजेंडा जो है वो इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है, तो इन हालात में जब पाकिस्तान साक समिट नहीं करवा सका, इसकी कितनी अहमियत, और सी पैक को भी देखते हुए? देखिए शाजिया, ये शुरू हुआ था 1960s में, आरसीडी कहलाता था, रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट, जिसमें पाकिस्तान, ईरान और तुर्की उस तंजीम के जो हैं वो मेंबरान थे, और सड़कें बननी थीं और रेलवेज़ बननी थीं ताकि आप यहाँ पाकिस्तान में एक रेल कार पे बैठें और तुर्की तक पहुँच जाएँ, तुर्की तक सफ़र कर सके थे। वो तो शायद बनी नहीं है। अब फिर और ममालिक ने 7 शायद और मज़ीद ममालिक ने इसको ज्वाइन कर लिया, और फिर वो आरसीडी से अब वो इकनॉमिक कोऑपरेशन हो गई, ईसीओ बन गई।
देखिए, मैं ये समझता हूँ कि रकबा बहुत बड़ा है। अगर आप ये 10 ममालिक को जमा करें, कोई 7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का ये रकबा बन जाता है। आबादी बेतहाशा है, कोई 44 करोड़ लोग इस तंजीम के अंदर जो हैं शहरी वो रहते हैं। जो एक इकोनॉमी का साइज़ है वो कोई 2 खरब डॉलर का है, 2 ट्रिलियन डॉलर्स का। तो ट्रेड के मौके काफ़ी हैं। मुल्क हमसाया ममालिक हैं एक दूसरे के। एक इसका तजारती या माशी एंगल बनता है और दूसरा इसका सिफारती एंगल भी बनता है, जो पाकिस्तान के लिए इस वक्त मैं समझता हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमें कहा यह जा रहा था कि शायद पाकिस्तान आइसोलेट हो रहा है, अलहदा हो रहा है, कोई इसका दोस्त बचा नहीं, कोई इसके मुल्क में नहीं आता। लेकिन इसकी नौयत, ये सफारती कामयाबी मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी है पाकिस्तान के लिए कि 10 ममालिक के लीडरान, सरबराहान बहुत सारे ममालिक के इस वक्त इस्लामाबाद में हैं और मिल बैठ के तजारती एंगल भी ले रहे हैं और सिफारती मामलात पे भी बात हो